हेलो बच्चों, डी ब्लॉक पार्ट नंबर 2। जैसे कि आपने पार्ट नंबर 1 अभी तुरंत देखा है। पार्ट नंबर 1 में हम लोग कवर किए डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं किसको है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड क्यों बनाता है। एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड क्यों बनाती है। डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड ड्यू टू द large number of their valence electron, due to great effective nuclear charge and due to more number of half-filled d orbital। ठीक है, जबकि हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी का डिस्कस कर रहे थे, मेटालिक पॉइंट, एमपीबीपी, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक साइज, आयरस एनर्जी। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। देखिए, आप लगभग पी ब्लॉक का पेज पलटिए, आपको करीबन 170 से 180 केमिकल रिएक्शन दिखेगा। इस 180 रिएक्शन में करीबन 20 से 30 रिएक्शन के ऊपर कैटलिस्ट लिखा हुआ है। और कैटलिस्ट को अगर गौर करके हम देखें तो हमें प्रायः कैटलिस्ट डी ब्लॉक का एलिमेंट ही दिखेगा, चाहे निकल हो, चाहे कोबाल्ट हो, चाहे आपका वेनेडियम हो, चाहे आयरन हो, चाहे मोलिब्डेनम हो। जैसे हेवर प्रोसेस में हमारा मोलिब्डेनम है, आयरन है। कभी कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5 यूज करते हैं, कभी निकेल, कभी पीटी, कभी पीडी। दिमाग के अंदर एक सवाल उठेगा, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट ऑलवेज यूज ऑन द प्लेस ऑफ कैटलिस्ट। Why D block element always used on the place of catalyst? तो D block element कैटलिस्ट की जगह पर यूज होते हैं। इसके दो कारण है। पहला कारण है, D block एलिमेंट के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वेरिएबल वैलेंसी होता है। ये लोग वक्त पढ़ने पर +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 0 तक भी शो करता है। तो D block एलिमेंट के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसके कारण ये रिएक्टेंट के साथ जाके ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना लेता है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इससे रिएक्शन को एक न्यू पाथ मिल जाती है विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्शन होना हो जाता है आसान। क्या बोला हमने, डी ब्लॉक एलिमेंट यूज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्म एंड मेक्स अनस्टेबल इंटरमीडिएट विथ रिएक्टेंट which provide a new path of reaction with lower activation energy। जो रिएक्शन को एक न्यू पाथ प्रोवाइड करता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है कम और रिएक्शन होना हो जाता है आसान। सेकंड रीजन, सम केस में डी ब्लॉक एलिमेंट अपना सरफेस प्रोवाइड करता है। चूंकि डी ब्लॉक के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है तो अपना सरफेस को प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर रिएक्टेंट आके हो जाती है एडजॉर्ब। रिएक्टेंट आके हो जाते हैं एडजॉर्ब ऑन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, जहां पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कैटलिस्ट की जगह पर यूज होते हैं। इसके दो कारण हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अलवाई। अलवाई का फॉर्मेशन करना। एक एग्जांपल सुनिए, ब्रास, कॉपर जिंक, ब्रोंज, कॉपर टीन, नाइक्रोम, निकेल, क्रोमियम, आयरन। तो अगर हम कुछ अलवाई का लिस्ट खोल लें, उसका कंपोनेंट पे नजर डालें कि अलवाई बना है किससे, तो पता चलेगा 90% अलवाई के जो कंपोनेंट होते हैं, जो कंपोजिशन होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के होते हैं। तो दिमाग के अंदर में सवाल आता है कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट प्रायः यूज इन अलवाई फॉर्मेशन। देखिए, डी ब्लॉक के एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट होते हैं सिमिलर। हाँ ठीक है, शुरू में थोड़े घटते हैं, फिर कांस्टेंट होते हैं, फिर बढ़ती है। बट अगर शुरू से लास्ट तक का साइज का कंपेयर हम लोग करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक साइज वाला होता है। सो we can mutually substitute their position in crystal lattices। Mind the word, D block element having almost similar atomic size, D block element having almost similar atomic size, so they can mutually substitute their position in crystal lattices। In this way many alloys are possible। जैसे कॉपर को जिंक में, जिंक को कॉपर में मुचुअली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूट करके जो प्रॉपर्टी आती है वो पेरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से ज़्यादा हार्ड होता है, रिजिड होता है, डेंस होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं अलॉय। कुछ कास्ट आयरन हो गए हमारा, कुछ नाइक्रोम हो गए, ब्रास हो गए, ब्रोंज होंगे। दीज आर द एग्जांपल ऑफ अलॉय। तो वाई डी ब्लॉक एलिमेंट यूज इन अलॉय फॉर्मेशन, बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक साइज, सो दे कैन म्यूचुअली सब्स्टिट्यूट देयर पोजीशन इन क्रिस्टल लैटिसेस। इन दिस वे मेनी अलॉयज आर पॉसिबल। एग्जांपल में कुछ रख लीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ अलॉय के बाद हम लोग आते हैं कलर फॉर्मेशन में। कलर फॉर्मेशन में आपके क्लास में फाइल में तो मैंने बहुत छोटा सा लिखा है, लेकिन बाद में हम क्लास में डिस्कस किए होंगे। देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट कलर कब शो करता है, क्यों करता है और कौन सा कलर शो करता है, तीनों का जवाब सुन लीजिए। देखिए, कभी Zn2+ हो या कभी Ti3+ हो तब तो इजी है, बट अगर ZnCl2 हो तो डिसोसिएट करके इसमें लाना पड़ेगा। TiCl3 हो तो डिसोसिएट करके इसमें लाना पड़ेगा। ये लाने के बाद आप इसका कर दीजिए कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन करने के बाद डी का हालात देखिए। अगर D1 से लेकर D9 तक आता है तो कलर शो करेगा। D1 से लेकर D9 तक आता है तो कलर शो करेगा। बाय द वे, अगर D0 या 10 आ गई तो कलर शो नहीं करेगा। ये तो एक शॉर्टकट बात हो गई। अगर आयन मिला तो ठीक है, कंपाउंड मिला तो इसको आयनाइज करके हम आयन मिलाते हैं, कन्फिग्रेशन करते हैं और कन्फिग्रेशन के बाद हम देखेंगे डी का हालत क्या है। D1 से लेकर D9 तक है तब तो कलर शो करेगा। D0 या D10 आ रही है या 10 आ रही है तब तो कलर शो नहीं करेगा। ये तो हो गया कौन सा, कब कलर शो करेगा, कब नहीं करेगा। अब सवाल है क्यों कलर शो करेगा, व्हाई इट शोज कलर और व्हाई इट नॉट शो कलर। देखिए,
जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट को हम नेचर में एक्सपोज करते हैं, देन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम विजिबल रीजन एंड जंप फ्रॉम लो एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट, बट हाई एनर्जी स्टेट इज नॉट स्टेबल स्टेट, फॉर गेटिंग देयर स्टेबिलिटी इट रिटर्न बैक टू ग्राउंड स्टेट। तो जब नीचे से ऊपर गया तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके गया, तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो रेडिएशन को रिलीज करेगा, तो जब वो रिलीज करेगा एट दिस स्टेज इट शोज कलर। तो जब भी आप इसको नेचर में हम लाते हैं तब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइट एंड जंप फ्रॉम लो एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट, बट हाई एनर्जी स्टेट इज नॉट स्टेबल स्टेट, फॉर गेटिंग देयर स्टेबिलिटी इट रिटर्न बैक टू ग्राउंड स्टेट एंड रिलीज रेडिएशन इन विजुअल रीजन एंड दिस स्टेज इट शोज कलर। लेकिन D0 के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये जंप क्या करेगा? D10 इतनी स्टेबल होती है तो कोई जंप करेगा नहीं, तो ये दोनों कलर शो नहीं करेंगे, जबकि ये कलर शो करेगा। अब कौन सा कलर शो करेगा? इसके लिए एक कुछ गाना आपके पास है, ग्रीन क्रो फंसा, ग्रीन क्रो फंसा, ब्लू कप में, पिंक मन, Fe3+, ब्राउन। अगर ये गाना को थोड़ा सा याद रखते हैं तो कुछ हेल्प आपको मिल जाएगा। ग्रीन क्रो फंसा, ब्लू कप में, पिंक मन, Fe3+ ब्राउन। यहाँ से ये पता चला कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर Fe3+ में होगा तो ब्राउन होगी, कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर Mn2+ में होगी तो पिंक होगी, कॉपर 2+ में होगी तो ब्लू होगी, और Cr3+ से कॉम्प्लेक्स Fe2+ से कॉम्प्लेक्स होती है ग्रीन। जैसे रस्ट को देखिए, रस्ट का फॉर्मूला हमारा Fe2O3 × Xs2, तो यहाँ Fe2+ का केस है, नहीं यहाँ पर Fe3+ का केस है, तो Fe3+ का कलर क्या होता है? ब्राउन, और एक्चुअली हमारा रस्ट ब्राउन ही होता है। तो यहाँ से कुछ कलर के कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाएंगे। तो कलर शो क्यों करेगा, कब करेगा और कौन सा कलर शो करेगा? तो कलर की प्रॉपर्टी के बाद हम अगला प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। Why D block element always used on the center position of complex compound? जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, बड़ी ब्रैकेट वाली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होती है, इसका फर्स्ट एलिमेंट होता है सेंटर एटम। तो अगर हम 100 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को नजर डालें तो 100 में लगभग 98 कंपाउंड का सेंट्रल एटम डी ब्लॉक एलिमेंट ही दिखेगा। तो व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट ऑलवेज यूज्ड एट द सेंटर पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड? इसके दो रीजन नंबर 1, डी ब्लॉक एलिमेंट साइज में बड़े छोटे होते हैं, इसकी एनिक साइज बहुत छोटी होती है, और छोटे होने के कारण इसका चार्ज डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, इस कारण ज़्यादा नेगेटिव लिगेंड को अपने चारों ओर ही घेर कर रखता है। क्या बोला? डी ब्लॉक एलिमेंट हैविंग अ स्मॉल एटॉमिक साइज, एनिक साइज एंड हैविंग वेरी हाई चार्ज डेंसिटी, इससे ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव लिगेंड को या न्यूक्लियोफिल लिगेंड को अपने चारों ओर जोड़ कर रखता है, सो सेंटर पोजीशन की जगह पे काम आता है। दूसरा, डी ब्लॉक एलिमेंट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, जिसके कारण लिगेंड के द्वारा डोनेटेड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी ये रखता है। डी ब्लॉक एलिमेंट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, जिसके कारण लिगेंड के डोनेटेड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी रखता है, सो यूज ऑन द प्लेस ऑफ सेंटर पोजीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नेक्स्ट मेरा इंटरस्टिटियल कंपाउंड फॉर्मेशन। देखिए, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज सिमिलर है, इससे म्यूचुअली सब्स्टिट्यूट उसका पोजीशन कर दिए तो अलवाई हो गई। लेकिन एक बात हम सुने हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट सारे BCC, CCP, HCP क्रिस्टल लेटिस में है। जब क्रिस्टल लेटिस में तो उसके बीच में कोई वॉइड्स होगा, गैप होगा, उसी को बोलते हैं इंटरस्टिटियल साइट। और उसी इंटरस्टिटियल साइट में कुछ छोटे एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सबको हम लोग ट्रैप करते हैं। जैसे मान लीजिए इसके पीछे कुछ होल अगर है, इसका डेंसिटी अभी कम होगा, लेकिन अगर कोई छोटा एलिमेंट को इसके इंटरस्टिटियल साइट में वॉइड्स में हम ट्रैप कर दें, इसको ट्रैप कर देते हैं। ट्रैप करने से ट्रैप्ड एटम इसके साथ हो जाती है बॉन्ड हो जाने के कारण ये पहले की तुलना में काफी हार्ड हो गया। इससे इसका डक्टिलिटी घटा, मेलेबिलिटी घटा, जबकि टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी बढ़ जाती है। कुछ एग्जांपल, सम कास्ट आयरन एंड कुछ स्टील आर द एग्जांपल ऑफ इंटरस्टिटियल। वंस अगेन, अगर हम यू करते हैं तब तो अलॉय का बात आप कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके इंटरस्टिटियल साइड में लोग ट्रैप कर देते हैं तो ये इंटरस्टिटियल फॉर्मेशन हो गई। इंटरस्टिटियल। लास्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप देखे होंगे कि जितना भी इलेक्ट्रोड आप बनाते हैं, Zn/Zn2+, कॉपर ×कॉपर2+, निकल/निकल2+, Ag+/Ag, मतलब प्रायः जो इलेक्ट्रोड बनते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट। तो वाई डी ब्लॉक एलिमेंट प्रायः यूज्ड इन इलेक्ट्रोड फॉर्मेशन? इसके कुछ रीजन आपको हम दिखाते हैं, इसको लिखित रीजन देते हैं, थोड़ा इसको यहाँ जूम किया जाए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। Electrode potential is the electric potential. Electrode potential is the electric potential developed on metal electrode. Electric potential developed on metal electrode
व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विथ ए सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन। अगर ये अपने ही सॉल्यूशन के साथ अगर इक्विलिब्रियम में आ जाता है, इस केस में इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होता है, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वंस अगेन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप्ड ऑन मेटल इलेक्ट्रोड व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विथ ए सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन। अपने ही सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाती है। टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकल के आयन में डिपॉजिट हो जाता है और दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाती है। बट देयर इज इरेगुलर वेरिएशन इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम स्कैंडियम से जिंक तक जाए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इरेगुलर वेरिएशन होती है, ऐसे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है एलिमेंट का, इसमें वेरिएशन दिखता है। अब वेरिएशन होने के पीछे जिम्मेवार है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी, उसका सब्लिमेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। तो लेफ्ट से राइट जाने पर ई नॉट का वैल्यू तो डिक्रीज करती है। स्कैंडियम से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ई नॉट का वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करता है, जबकि Mn और जिंक का एक्सेप्शनली वैल्यू ज्यादा होता है। इट इज ड्यू टू कंप्लीट हाफ फिल्डेड एंड कंप्लीट फुल फिल्डेड डी ऑर्बिटल्स। लेफ्ट से राइट जाने पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू घटता है, बट Mn and zinc having high electrode potential value, it is due to complete half filled and complete full filled d orbitals। तो ये पॉइंट था हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जबकि डी ब्लॉक में ये था फिजिकल क्लास, फिजिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन किया, मेटालिक प्रॉपर्टी, MPBP, आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटालिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक साइज, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ अलॉय, कलर, कॉम्प्लेक्स इंटरस्टेटियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर 1 से 2 बार बैक करके अगर आप मुझको सुनते हैं तो सारी प्रॉपर्टी आपके मुंह पर आ जाएगी। आप मुंह पे आ गई तो आप इसको अपने दिमाग से कॉपी पे डाल दें। नेक्स्ट एक वीडियो आपको हम देंगे जिसमें हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट का डिस्कशन करेंगे, जिसमें आएगा K2, इसमें आएगा लेंथेनाइट कंट्रक्शन क्या है, एक्टेनाइट कंट्रक्शन क्या है, रीजन क्या है, लेंथेनाइट एक्टेनाइट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसके लिए आज के लिए नमस्ते।